हेलो क्लास, आज हम करेंगे आपका लेसन नंबर 14। देखो, हमने लेसन नंबर 13 में नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वर्ल्ड मैप समझाया था, वर्ल्ड मैप पे फिर नॉर्थ अमेरिका की पोजीशन समझाई थी। अच्छा, फिर मैंने नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो भी बताया था सब कुछ जियोग्राफिकली बताया था, मतलब भौगोलिक बताया था कि कहाँ पर्वत है, कहाँ आपके पठार है, कहाँ आपकी नदियाँ हैं, कहाँ आपकी झीलें हैं, कहाँ मरुस्थल है, कौन सा ग्रीनलैंड है, कौन सा ओशियन है, ये सब कुछ। ठीक, वो कहलाता है जियोग्राफिकल फीचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी करा चुकी हूँ। नाउ द टर्न इज फॉर लेसन नंबर 14। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका इकोनॉमिक फीचर्स, इसका मतलब होता है उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप। लेट्स अस लर्न, सबसे पहले यही बोलती हूँ मैं कि आइए जाने, मतलब लेट्स अस लर्न, आइए जाने, हमें क्या सीखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक फीचर्स? इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक फीचर्स यानी आर्थिक जो आपका स्वरूप होता है उसका क्या मतलब है। मीनिंग मीन्स तात्पर्य है। सेकंड, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। व्हाट आर द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन नॉर्थ अमेरिका, इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका में जो एग्रीकल्चर यानी जो कृषि होती है उसके क्या क्या फीचर्स है, स्वरूप क्या क्या है। व्हाट इज द contribution of minerals and energy source to the industries in नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब होता है कि जो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका में आपके जो मिनरल्स और एनर्जी यानी जो खनिज है, मिनरल्स मीन्स खनिज और एनर्जी सोर्स मीन्स होता है जो ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन मतलब जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजें। वो मतलब कि उनका जो आपका कंट्रीब्यूशन है, मतलब योगदान, कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है योगदान, इंडस्ट्री में क्या है, मतलब उद्योगों में वो किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। विच आर द इंडस्ट्री वेस्ट ऑन फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। उत्तर अमेरिका में जो आपके नॉर्थ अमेरिका में विच मतलब है कि कौन कौन से, अब विच किसके लिए यूज हो रहा होगा, नॉर्थ अमेरिका के लिए। ठीक है, विच आर द इंडस्ट्री वेस्ड ऑन फॉरेस्ट, मतलब जो यहाँ के उद्योग है ना, कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्री उद्योग हैं जो जानवरों पे, एनिमल्स जानवर, और फॉरेस्ट मीन्स आपके वनों पर आधारित है। जैसे हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ जैसे कि भेड़ है, कहाँ पे पाई जाती है, हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। वहां से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। आपने सुना होगा ना, जम्मू कश्मीर की सॉल बहुत फेमस है, हम उन पे डिपेंडेंट हैं, भेड़ों पे। हमारे यहाँ दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, हम जानवर गाय पे डिपेंडेंट हैं। हमारे यहाँ जंगलों में बहुत अच्छी सगोने की लकड़ी मिलती है, हम भी उस पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट, वनों पर और जानवरों पे आधारित उद्योग हैं। हाउ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका है ना, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे डेवलप हुआ या किस प्रकार से डेवलप हुआ, उनका विकास कैसे हो। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है परिवहन के साधन, ये जो आपके परिवहन के साधन होते हैं ना, जिसमें आप एरोप्लेन हो गया, जहाज हो गए, ठीक है, ये सब। हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका में जो जनसंख्या है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, यानी स्वरूप कैसा है उसका, कैसे कैसे पॉपुलेशन अलग अलग प्रकार की आती है। जैसे हमारे यहाँ जनजातियां रहती हैं, अलग अलग गौड़ जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है, ऐसे वहां पे भी किस किस प्रकार की स्वरूप की पॉपुलेशन है। स्टार्ट करते हैं नाउ। अब क्लियर हो गया क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक फीचर्स क्या होता है इसको समझना है, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स होते हैं यहाँ पे उत्तर अमेरिका में, एग्रीकल्चर कौन सी पाई जाती है, मिनरल्स कौन से हैं, एनर्जी के सोर्स कौन से हैं, हमारे यहाँ पे कौन से जानवर और कौन से वन पाए जाते हैं जिनसे उद्योग होते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का निर्माण, नॉर्थ अमेरिका का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका, और आप जानते हो अमेरिका कितना डेवलप कंट्री है। फिर यहाँ पे कौन कौन प्रकार की पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, नाउ नाउ वी विल स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एट प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका इज द मोस्ट प्रोपिस, पहले मैं थोड़ा सा यहां तक पढ़ूंगी फिर आपको हिंदी करती हूँ। एट प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका इज द मोस्ट प्रोपियस एंड अ वेरी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड continent of the world. Being a developed continent, it has economic links with most of the countries in the world. Its economic condition is very strong. It is also very advanced continent in industries also. This is mainly because of its vast natural resources and high level of technology to use them. Okay. एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, नॉर्थ अमेरिका इज द मोस्ट प्रोपेस एंड अ वेरी हाईली इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्टिनेंट। मतलब उत्तर अमेरिका जो है ना अभी फिलहाल में वर्ल्ड में, मतलब संसार में आपके सबसे ज्यादा अधिक संपन्न महाद्वीप है। मतलब यहाँ पे अमेरिका इतना संपन्न है, कनाडा इतना संपन्न है,
तो ये बहुत ज़्यादा हाईली कैसा है, इंडस्ट्रियलाइज्ड, मतलब बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। तो ये कॉन्टिनेंट कैसा है, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा संपन्न है। जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है वहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। बीइंग अ डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इट हैज़ इकोनॉमिक लिंक्स। इसकी मतलब जो इसकी इकोनॉमिक लिंक्स है, मतलब इसकी जो मतलब आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा क्या है, आपके मतलब जो संसार के जो बाकी के देश है ना उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके जो इकोनॉमिक लिंक्स विथ मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, और काफ़ी अच्छे इसके रिलेशन है अदर कंट्रीज़ के, जो अदर कंट्रीज़ है ना वर्ल्ड में उनसे ये इतना ज़्यादा डेवलप है कि सारे देशों को इससे बहुत अच्छे से संबंध रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि हम इनसे क्या है, थोड़ी सी हमें इनसे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप ही बताओ, अगर हम अमेरिका से ही अपने रिलेशन, जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपका जो दोस्त बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब आपका जो दोस्त है जो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो आप उससे कभी रिलेशन खराब नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि नोट्स भी तो वही आपको प्रोवाइड कराएगा ना, हेल्प करेगा वो आपके स्टडी में। जस्ट लाइक दैट हम बीइंग अ डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, ये बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंट डेवलप है, इसलिए इसके इकोनॉमिक लिंक्स बहुत अच्छी है अदर कंट्री से वर्ल्ड की। ओके, इट्स इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मजबूत है। इट इज़ आल्सो वेरी एडवांस कॉन्टिनेंट, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। कहते हैं हम आने वाले 10 से 15 साल में जो डेवलप करेंगे ना अमेरिका, वो आज से 5 साल पहले कर चुका है, इतना ज़्यादा डेवलप्ड है वो। ठीक है, एडवांस कॉन्टिनेंट एंड इंडस्ट्रीज आल्सो, ये काफ़ी ज़्यादा औद्योगिक, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब आपका जो इंडस्ट्रीज है ना उसका मतलब होता है औद्योगिक, उसकी दृष्टि से काफ़ी अधिक डेवलप, उन्नत बहुत ज़्यादा ये वाला कॉन्टिनेंट। ओके, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स वस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे ना जो आपके प्राकृतिक संसाधन है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा व्यापक है। वस्ट मतलब होता है यहाँ पे व्यापक। ओके, रिसोर्सेज एंड हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टू यूज दैम, और यहाँ की उन्होंने मतलब इनके यहाँ के जो मतलब कि रिसोर्सेज है ना, इन्होंने एक बहुत अच्छा लेवल दिया है इनकी टेक्नोलॉजी को बनाने में। ठीक है, मतलब अच्छा क्यों हुआ इनके साथ, इतने डेवलप क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं नेचुरली। ओके, डन। नेक्स्ट अब पढ़ना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज मीन होता है जो प्राकृतिक संसाधन है ना, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। The entire things given free by nature are called natural wealth, but when man, by his intellect, skill and labor, makes them useful, then they are called natural resources. मतलब जो हमें प्रकृति फ्रीली आपको जो मतलब फ्रीली प्रकृति आपको कुछ देती है, क्या देती है, वेल्थ मतलब कि संपदा देती है, और वही संपदा क्या कहलाती है, प्राकृतिक संपदा कहलाती है। द एंटायर थिंग्स गिवन फ्री बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल वेल्थ। जो हमें प्रकृति फ्री में उपलब्ध कराती वही क्या कहलाता है, नेचुरल वेल्थ कहलाता है। बट व्हेन मैन बाय हिज इंटेलेक्ट, स्किल एंड लेबर मेक्स देम यूजफुल, देन दे बिकम अ नेचुरल रिसोर्सेज। और वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संपदा कहलाती है। जब तक देखो, जब प्रकृति ने हमें फ्रीली दिया तब तक वो प्राकृतिक संपदा है। लेकिन जैसे मनुष्य क्या करता है, वो उसमें अपनी इंटेलेक्ट लगाता है, अपने स्किल्स लगाता है, लेवर्स अपने क्या लगाता है, मेहनत लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है, अपना कौशल लगाता है, मतलब अपनी बुद्धि का, अपने काम करने की क्षमता का उपयोग करता है उन्हीं आपके नेचुरल वेल्थ पे, तो फिर वो क्या में कन्वर्ट हो जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज में। ओके, मतलब जब मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, परिश्रम से उन्हीं प्राकृतिक संपदाओं को उपयोगी बना ले, तो फिर वो क्या कहलाने लगते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ओके, नाउ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है आर्थिक स्वरूप। स्ट्रक्चर मीन्स होता है स्वरूप। The things which is their original forms or in change form provide benefits therefrom is called their economic structure. The total valuation of these speaks of a particular region's economic structure. कुछ ऐसी मतलब वस्तुएं, थिंग्स, जो मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म्स और इट्स चेंज फॉर्म, मतलब या तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मूल रूप में, मतलब जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है उनका, या जो परिवर्तित रूप है, मतलब चेंज रूप है, उसमें भी आपको क्या पहुंचाए, बेनिफिट पहुंचाए। ठीक है, वही उनका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब कोई वस्तु है, चाहे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, चाहे आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया हो। देखो, जैसे कि चाहे गाय से लिया हुआ दूध हो, चाहे आप उस दूध को दही बना दो, दूध बेचोगे तो भी आपको बेनिफिट होगा, और दही बेचोगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको उससे बेनिफिट हो रहा है
तो वो क्या कहलाने लगेगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहलाने लगेगा। मतलब काय का स्वरूप ले लेगा, आर्थिक स्वरूप ले लेगा। उससे आपको इकोनॉमिक शब्द का ही मतलब होता है धन आना, मनी आना, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक, आर्थिक। ओके, द टोटल वैल्यूएशन ऑफ दिस स्पीक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इन सभी को यदि हम सम्मिलित कर लें, हर एक चीज, जितनी भी चीजें, चाहे वो ओरिजिनल फॉर्म में हो, चाहे वो आपके किस फॉर्म में हो, आपके चेंज फॉर्म में हो, उनको हम संकलन इकट्ठा कर लें तो वो क्या कहलाने लगेगा, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, चलो नेक्स्ट। द फर्टिलाइज्ड प्लेन्स, extensive grassland, broad belts of forest, extensive fishing ground around its coast and minerals are the valuable natural resources of North America. USA, Canada, USA means United States of America, are the important nation of North America. मतलब कि यहाँ पे क्या है ना कि फर्टिलाइज्ड प्लेन्स है, काफ़ी अच्छे, मतलब भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, लैंड बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड है। ओके, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, इसका मतलब होता है काफी अच्छे, यहाँ पे क्या है, ग्रासलैंड है। ओके, ब्रॉड बेल्ट ऑफ फॉरेस्ट, अच्छे फॉरेस्ट है। एक्सटेंसिव फिशिंग है, बहुत अच्छी, यहाँ पे मछली उत्पादन है। काफी अच्छा कोस्टल एरिया है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये सब, नॉर्थ अमेरिका। मेनली कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका, रिसोर्सेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, मेनली यहाँ पे सबसे ज्यादा संपन्न कौन है, यूएसए, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका, मतलब सॉरी, यूएसए और कनाडा यहाँ पे सबसे ज्यादा संपन्न राष्ट्र। आपने अगर नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा किसी का नाम सुना होगा तो यूएसए का और कनाडा का सुना होगा ना। कोई व्यक्ति अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, ठीक है, कनाडा या कनाडा, ओके, दोनों बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहाँ के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश हैं। जैसे एशिया में आपने उतना मालदीव को नहीं सुना होगा जितना भारत, चाइना, पाकिस्तान को भी रेयर ऑफ रेयर, पाकिस्तान की उतनी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है। भारत, चाइना और आपका रशिया, ये एशिया में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ओके। अब सिंगापुर को भी बहुत ज्यादा, क्योंकि सिंगापुर काफी अच्छी कंडीशन में आ गया इकोनॉमिकल, ठीक है, वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। मेन इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब कि उत्तर अमेरिका के जो मेन रिसोर्सेस हैं, मतलब इकोनॉमिक के, आर्थिक जो आपके महत्वपूर्ण संसाधन है वो कौन से हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, कृषि, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जंगल। रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन, क्या होता है, संसाधन, मतलब कृषि संसाधन, वन संसाधन। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है खनिज और ऊर्जा संसाधन। फिशरी रिसोर्सेज, मत्स्य संसाधन। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, उद्योग, इंडस्ट्री मीन्स उद्योग और ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। पॉपुलेशन एंड मेजर सिटी, मतलब कि जनसंख्या और प्रमुख नगरों, किसी भी जगह के महत्वपूर्ण संसाधन यही होते हैं। हमारे इंडिया में भी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ के खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ का मछली उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे लगे हैं, जो परिवहन के संसाधन है, हमारे यहाँ की जनता, ये सब क्या होते हैं, हर एक जगह के इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं। ओके, डन। पढ़ते हैं, सबसे पहला पढ़ते हैं एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर हैज, अब वही कृषि संसाधन, एग्रीकल्चर हैज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी, आर्थिक कंडीशन में। ऑल्दो ओनली अबाउट 1/12 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज अंडर कल्टिवेशन। इसका मतलब होता है कि उत्तर अमेरिका में केवल 12% भूमि ही ऐसी है जो कृषि के लायक है, क्योंकि देखो वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है, तो बहुत कम भूमि है जो कृषि के लिए मतलब कि उपलब्ध है। ठीक है, it is still very rich in agriculture production। फिर भी ये काफी ज्यादा रिच है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सोचो हमारी तो मतलब मैक्सिमम हमारे यहाँ की, इंडिया की कितनी अच्छी लैंड है, फर्टिलाइज है, काली मिट्टी है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ कितना अच्छा प्लेन एरिया पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, फिर भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ देखो कितनी अच्छी रिच है ये हर एक चीज में, एग्रीकल्चर में। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंट इज वस्ट एंड प्रोसेस वेरी फर्टिलाइज प्लेन, सुटेबल क्लाइमेट एंड सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। इसका मतलब है, मतलब यहाँ का जो विस्तार है ना, मेनली बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट इज वस्ट, यहाँ का जो विस्तार है, वस्ट मीन्स व्यापक भी होता है, विस्तार भी होता है, एंड पजेसेस वेरी फर्टिलाइज, यहाँ की लैंड बहुत ज्यादा फर्टिलाइज है, उपजाऊ है बहुत ज्यादा, यहाँ पे सुटेबल क्लाइमेट है, बहुत अच्छा क्लाइमेट पाया जाता है, सफिशिएंट वाटर है, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब सफिशिएंट ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, पानी उतना है जितना हमें चाहिए, एवेलेबल फॉर इरिगेशन। ठीक है,
डन। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। एग्रीकल्चर को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है यहाँ पे? 2 प्रकार से, फूड ग्रेन्स और कैश क्रॉप। फूड ग्रेन्स होते हैं जो खाने लायक फसलें होती है, खाद्यान्न फसलें, और कैश क्रॉप्स होती हैं जो नकदी फसलें होती है, जो मेनली बेचने के लिए उगाई जा रही हैं यहाँ पे। अब कॉटन खा तो नहीं सकते, शुगर केन सीधा गन्ना तो नहीं खा सकते ना, आप इसको शक्कर बना के खाओगे। तम्बाकू की पत्तियां सीधे नहीं खाओगे। गेहूं मक्का तो हम सीधा पीसते हैं और रोटी। तो ये खाने वाले खाद्यान्न फसलें और ये बेचने वाली। वीट, मेजे, वेरली, राइस, मिल्ट। वीट गेहूं, माइजे वाले, वेरले ये आपका मक्का, ये जौ, ये आपका चावल, और ये होता है आपका ज्वार। ठीक है, इनके नाम है मक्का, जौ, चावल और आपका ज्वार। ओके, मैजी मक्का, वेरली जौ, राइस चावल और मिल्ट आपका ज्वार। सब कुछ अलग अलग, हमें लगता है जौ और ज्वार एक है, बाकी अलग अलग होता है। कैश क्रॉप, कॉटन, आपकी रुई। ठीक है, रुई को बोलते हैं आप कॉटन, मतलब कपास बोलते हैं वैसे इसको। रुई जब बन जाती है तब रुई कॉटन कपास उगाते हैं। शुगर कैन, गन्ना, टोबैको, तम्बाकू, सोयाबीन, जो आपका मुंह जो बीज होता है ना सोयाबीन का, जैसे तेल निकालते हैं। ग्राउंड नट, आपकी मूंगफली। स्वीट पटेटो, स्वीट पटेटो बोलते हैं चुकंदर को, वो आता है ना जो चुकंदर खाते हैं अपन, वो। और फ्रूट्स, फल। चुकंदर मेनली दवाइयों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और ये जो आपके टॉनिक्स आते हैं ना खून बढ़ाने वाले, उनमें ज़्यादातर यूज होता है। एक्सटेंसिव पेयरली ग्रासलैंड इन द सेंट्रल एंड द रिवर वैली आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। Extensive agriculture is the chief farming practice. The agriculture is developed in North America because क्या है कि यहाँ पे ये जो पेरिस का एरिया है ना, मतलब पेरी मैदान को बोलते हैं, मध्यवर्ती पेरी यहाँ का मैदान है, और यहाँ की जो वैली से सेंट्रल में, ये सेंट्रल में पाया जाता है, मध्यवर्ती एरिया है आपका। और रिवर वैली, यहाँ की जो नदी घाटी है, ये बहुत अच्छे से सुटेबल है कृषि के लिए। कौन सा? एक्सटेंसिव पेरी ग्रासलैंड, यहाँ का जो पेरी का ग्रासलैंड है, मैदान है, कहाँ पे? मध्यवर्ती, बीच का, मतलब एक पेरी कोई मैदान है जिसका बीच का एरिया। ठीक है, और रिवर, ये अच्छा सुटेबल एरिया है आपको कृषि करने के लिए। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज द चीफ फार्मिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर होने वाली जो कृषि है ना, उसको एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं, यानी विस्तृत कृषि बोलते हैं। ओके, द एग्रीकल्चर इज डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका। क्यों डेवलप है यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसका रीजन दे रहे हैं आपको। पहला, द फील्ड आर बिग इन शेप, बहुत बड़ा आकार है यहाँ के खेतों का। बिग मशीन आर यूज फॉर, मेन तो है कि यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हर चीज अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, मिट्टी अच्छी है यहाँ की, फर्टिलाइज लैंड है, बट यहाँ मशीन भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स इज यूज फॉर फार्मिंग, यहाँ पे नई नई टेक्निक लगाई जाती हैं कृषि में, मतलब खेती करने के लिए। सम एरियाज आर रिजर्व फॉर सम स्पेशल क्रॉप, मतलब कुछ विशेष प्रकार की फसलों को विशेष क्षेत्र पर ही करते हैं ये लोग। हमारे यहाँ तो ऐसा है, हमारे यहाँ के किसान ना खेती को चेंज ही नहीं करना चाहते, मतलब उन्हें पता है कि सोयाबीन से आपकी अच्छी कमाई होगी, तो वो हर साल सोयाबीन ही लगा रहे हैं। लेकिन उससे क्या होता है, लैंड खराब होने लगती है, मिट्टी की जो फर्टिलाइज होती है वो खराब हो जाती है, उतनी अच्छी फर्टिलाइजर नहीं बचती, उसकी उपजाऊ जो होता है ना, उपजाऊपन वो खत्म होने लगता है। उसकी ज़रूरत है कि आप टेक्निक लगाओ, हर साल कृषि को चेंज करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निक्स काफ़ी अच्छी हैं। फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। अब मैं अपने इंडिया की बुराई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको जस्ट कंपेयर, देखो कभी भी आपको वर्ल्ड पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, जस्ट कंपेयर टू इंडिया। आपको इंडिया पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, जस्ट कंपेयर टू एमपी। आपको एमपी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, जस्ट कंपेयर टू सागर। मतलब मैंने अपन जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वीट, गेहूं। वीट इज द चीफ क्रॉप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। गेहूं यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है, चीफ वो वाला चीफ है, मुख्य, वो चीफ गेस्ट होता है, मुख्य अतिथि वो वाला। द वीट इज ग्रोन ट्वाइस इन अ ईयर। ये यहाँ पे साल में 2 बार बोई जाती है। फर्स्ट विंटर वीट, एक बार शीतकालीन। स्प्रिंग सीजन वीट, एक बार कौन सी? वसंतकालीन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका स्टैंड सेकंड, हमारे यहाँ एक ही बार उगाई जाती है। ओके, अभी जो फसल लगाई है फिर वो कटती है। ओके, एक बार ही लगाई जाती है। और डन। नॉर्थ अमेरिका स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। संसार में जो नॉर्थ अमेरिका है ना, उसका दूसरा स्थान है काय में? गेहूं उत्पादन में। नॉर्थ अमेरिका का, उत्तर अमेरिका को बोल, अमेरिका का नहीं बोलेंगे, यूएसए का, उत्तर अमेरिका का। ठीक है, कॉन्टिनेंट की बात चल रही है।
व्हीट इज एक्सपेंटिव ग्रोन इन द पेरियर रीजन, कहाँ पे उगाया जाता है ये, पेरी के मैदानों में। यहाँ पे कौन सा मैदान पाया जाता है, पेरी का मैदान। ओके डन। अब हैविंग इमेशन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट द पेरी रीजन्स आर कॉल्ड द बास्केट ऑफ ब्रेड। यहाँ पेरी में बहुत ज्यादा गेहूं उत्पादन के कारण पेरी को क्या बोला जाता है, बास्केट ऑफ ब्रेड। अगर हिंदी में बोले तो रोटी की डलिया। अब बहुत अजीब सा नाम लगेगा आपको, बास्केट ऑफ ब्रेड, रोटी की डलिया बोला जाता है, क्योंकि इतना अच्छा उत्पादन नहीं होता है। रोटी कैसे बनती है, गेहूं से। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, नॉर्थ अमेरिका में, पेरी के मैदानों में, इसलिए उसे बास्केट ऑफ ब्रेड बोलते हैं। ओके, दिस रीजन आल्सो कॉल्ड द व्हीट बेल्ट। इसको और किस नाम से जाना जाता है, व्हीट बेल्ट। बेल्ट मीन्स होता है पेटी, गेहूं की पेटी। नाउ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, थोड़ा सा आपको ये लो। Extensive agriculture. The extensive agriculture is done on the vast area of field. Here few laborers are used and most of the work is done by machine. यहाँ पे विस्तृत कृषि होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा भी है, बहुत जगह पे सुना भी है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब कि आपको तो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। हमारे यहाँ जैसे कि कभी बीज डालते हैं ना, तो कैसे डालते हैं, हाथों से, या फिर मतलब कि आपके ट्रैक्टर वगैरह से जो बुआई होती है ना, उससे होती है। यहाँ पे कहते हैं इतने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे कि लोग हेलीकॉप्टर से सिंचाई करते हैं। आप कभी डाल के देखना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पे सारी की सारी जो एग्रीकल्चर होती है ना, उसका अधिकतर पार्ट ए फील्ड है ना, जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एरिया है। हेयर फ्यू लेबर्स आर यूज, यहाँ पे लेबर कम लगाते हैं और मशीनी वर्क ज्यादा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फसलों की कटाई भी किससे करवाएंगे, मशीन से। मैक्सिमम काम मशीन का करवाते हैं, लेबर का काम कम करवाते हैं। ओके, मेजी मक्का। ठीक है, आपको आई थिंक जब मैं ये सोचे थोड़ा सा लेंदी ना खींचे। ओके, बहुत चैप्टर्स तो बहुत लंबे हैं। ओके, काफी अच्छे चैप्टर है लेकिन ये। ठीक है, चलो ये वाला पेज पूरा कंप्लीट करते हैं। मेजी, मेजी इज द स्टेबल क्रॉप्स ऑफ मैक्सिको वाइल इन यूनाइटेड स्टेट। मक्का मैक्सिमम कहाँ पे उगाया जाता है, मैक्सिको में। ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, मच ऑफ द मेजी प्रोड्यूस इज यूज फॉर फीडिंग पिग्स एंड कैटल। लेकिन इसका अधिकतम भाग खिलाया कहाँ जाता है, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, यानी कि संयुक्त अमेरिका में सुअरों को खिलाने के लिए मतलब कि खिलाया जाता है। उगाया कहाँ जाता है, मैक्सिको में। खिलाया कहाँ जाता है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, मेजी इज कॉल्ड क्रॉन ऑफ यूएसए। मेजी इज कॉल्ड क्रॉन इन, और आपके यूएसए में से किस नाम से जाना जाता है, मक्का, क्रॉन, क्रॉन के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके बाद इज यूज फॉर फीडिंग पिग एंड कैटल हो गया। द हाफ ऑफ मेजी प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज डन हेयर। एक्चुअल में ये क्यों खिलाया जाता है लोग को, क्या है ना, यहाँ पे ना वेजिटेरियन लोग कम है, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है। वो लोग जो पिग होती है ना, सुअर होती है ना, उनका मांस खाते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ठीक है, पिग सुअर का मांस खाते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, सुअरों को बहुत ज्यादा मक्का खिला देते हैं, फिर उसका मांस यूज करते हैं। ठीक है, द हाफ ऑफ मैजिक प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज डन हियर। आधे से ज्यादा मक्के का उत्पादन कहाँ होता है, यहाँ आपने एक स्वीट कॉर्न सुना होगा, ये अमेरिकन स्वीट कॉर्न कहलाता है। अभी मार्केट में जब कॉर्न बिक रहा था ना, तो एक कॉर्न बिकता है स्वीट कॉर्न, अमेरिकन स्वीट कॉर्न, तो ये यहीं पे होता है अधिकतर। ठीक है, कॉर्न यहीं पाया जाता है। द maize is chiefly produced in the central part of USA and Mexico. यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उसका जो मिडिल वाला एरिया है ना, देखो ये लिख रहा है ना, द maize is safely produced सेंट्रल पार्ट, मध्य वाले भाग में मैक्सिको और यूएसए के बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। Having immense production of central part is called the wealth of Meiji. यहाँ पे बहुत ज्यादा उगाने के कारण मक्का को उगाने के कारण यहाँ मक्का की पेटी भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे व्हीट वेल्ट था, ऐसे यहाँ पे वेल्ट ऑफ मेजी या मैची वेल्ट। यहाँ को क्या बोलते हैं, यहाँ की जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, वेल्ट ऑफ मैची। वैली, वैली बोला जाता है किसको, जौ को। इट इज अ प्रोड्यूस लार्जली इन कनाडा। सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, कनाडा में। इट इज प्रोड्यूस लार्जली इन कनाडा, कनाडा में उगाया जाता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ, एक सेकेंड, ये लो, इन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ली कनाडा स्टैंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड। विश्व उत्पादन की दृष्टि से कनाडा प्रथम स्थान पर है, काय के लिए, बार्ली के लिए। माइल्ट, माइल्ट इज द प्रोड्यूस इन यूएसए एंड मैक्सिको। सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, यूएसए और मैक्सिको में। क्या बोलते हैं माइल्ट को, ज्वार। इन माइल्ट प्रोडक्शन यूएसए स्टैंड फर्स्ट एंड मैक्सिको फोर्थ इन द वर्ल्ड। यूएसए पहले नंबर पर, यूएसए पहले नंबर पर आता है और मैक्सिको चौथे नंबर पे आता है, काय के लिए, ज्वार के लिए।
थोड़ा सा और यहाँ कुछ थोड़ा सा कर देते हैं, फिर आपको वो करते हैं। राइस है यहाँ पे, ठीक है, राइस थोड़ा सा हाईलाइट कम हो रहा, आप अपनी बुक्स में साथ में देख सकते हैं। राइस, द राइस प्रोड्यूसिंग रिलीजन्स लाई इन द डेल्टा ऑफ मिसिसिपी। आपका चावल अधिकतर कहाँ उगाया जाता है? मिसिसिपी के डेल्टा में, क्योंकि चावल कहाँ उगाया जाता है ज्यादा से ज्यादा? पानी वाले एरिया में, यानी कि डेल्टा। डेल्टा हमने पढ़ाया था ना, जहां दो नदियों का मीटिंग पॉइंट हो वहां पे डेल्टा बनता है। सोयाबीन, यूएसए प्रोड्यूस सोयाबीन इन abundance, the 1/4 of सोयाबीन of the world is produced here। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य में, मतलब यूएसए संयुक्त राज्य में। यहाँ विश्व का 1/4 मतलब 1/4 1/4 यहाँ पे क्या पाया जाता है? सोयाबीन पाया जाता है। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। कॉटन, कपास, USSC produced of cotton, US stand first among the cotton produced countries of the world, the southeast part is called cotton belt। यूएसए में कॉटन बहुत ज्यादा उगाई जाती है, यानी कि कपास। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर आता है कॉटन के लिए कौन? यूएसए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाने के कारण इसका जो साउथ ईस्ट पार्ट है, यानी दक्षिण पूर्वी भाग, क्या कहलाता है? कॉटन बेल्ट। मैं आपके मैप थोड़ा बाद में करूंगी, जैसे मैंने पिछली बार किया था लास्ट में। ओके, मैप भी पढ़ाऊंगी थोड़ा सा रुक के, ओके, लास्ट में। अभी क्या साथ में मैप कराऊंगी, आपको तो समझ नहीं आएगा, जितना आपकी नीडेड होगा। वैसे मैक्सिमम पार्ट बहुत अच्छे से मैंने आपको मैप का कराया है। ओके, ग्राउंडनट, मूंगफली। ग्राउंडनट किसको बोलते हैं? मूंगफली। ये नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि अधिकतर नाम हम नहीं जानते। सिंस फ्यू ईयर्स यूएसए, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट। कुछ मतलब कि बिगर, पहले यहाँ नहीं उगाई जाती थी इतनी मूंगफली, कुछ ही सालों से यूएसए में, संयुक्त राज्य में आपके, और आपके मैक्सिको में, और आपके सेंट्रल अमेरिका नहीं, मध्यवर्ती जो अमेरिका का भाग है ना, वहां पे ये उगाने लगे हैं, इसलिए इनका यहाँ नंबर नहीं आता इसमें, ठीक है। शुगर केन, गन्ना, इट इज प्रोड्यूस मेनली इन क्यूबा। सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? क्यूबा में, ठीक है। अब देखो, पहले ना क्यूबा को चीन, विश्व में चीनी का कटोरा कहते थे, बट प्रेजेंट डेट की यदि मैं बात करूं तो ये चेंज हो गया। ब्राजील है आपके नंबर 1 चीनी उगाने में, ठीक है। इट इज ह्यूज अमंग द प्रोड्यूस ऑफ शुगर केन। ये बहुत ज्यादा मात्रा में उगाता था शुगर केन। गन्ना जहां ज्यादा उगेगा वहीं शक्कर ज्यादा बनती है। बिकॉज ऑफ अबंडेंट शुगर प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा शुगर केन के उत्पादन के कारण क्यूबा इज नॉन एज होम्स ऑफ शुगर। क्या कहलाता है ये? आपका शक्कर का घर। पहले से चीनी का कटोरा भी कहते थे। सॉरी। टोबैको, इन द टोबैको प्रोडक्शन यूएसए हैज सेकंड प्लेस। टोबैको में किस नंबर पर है? यूएसए सेकंड नंबर पे है। टोबैको इज ग्राउंड इन द कोस्टल एरिया ऑफ मैक्सिको। कहाँ पे उगाया जाता है ये? मैक्सिको की खाड़ी में उगाया जाता है, उत्पादन होता है इसका। एरियाज ऑफ मैक्सिको, कोस्टल एरियाज ऑफ मैक्सिको मतलब होता है आपके मैक्सिको की खाड़ी में। फ्रूट्स, फल, the valley of California is famous for fruit production. Beside its fruits are also grown in the eastern coastal region। कैलिफोर्निया की जो घाटियां है ना, वहां पे फल ज्यादातर उगाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ उगाए जाते हैं? आपके ईस्टर्न पार्ट में। ओके, डन। अब यहां से मैं आपको कल कराऊंगी। ओके, मैप में सारे एक ही दिन में आपके ले लूंगी और आपको कंप्लीट करा दूंगी। ओके क्लास, आप इतना पढ़िए, इसकी हिंदी करिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, डन। थैंक यू।